कहानी की शुरुआत होती है रूस की एक प्रिजन वैन से। ये वैन फ्यूल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है। इसी दौरान कुछ कैदियों को वॉशरूम जाने की इजाजत मिलती है, लेकिन गिनती करने पर गार्ड्स को पता चलता है कि एक कैदी गायब है। फौरन तलाश शुरू होती है और वॉशरूम के पीछे की तरफ उन्हें मिल जाता है वो कैदी जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, क्रेवन। इसके बाद सभी कैदियों को जेल ले जाकर उनके अपने सेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन जब क्रेवन एक्सरसाइज कर रहा होता है, तब जेल के मैदान में एक्सरसाइज करते समय क्रेवन को कुछ कैदी तंग करने लगते हैं। लेकिन क्रेवन कोई आम कैदी नहीं, वो अपने दमदार अंदाज में सबको धूल चटा देता है। इस मारपीट के बाद गार्ड्स उसे लेकर जाते हैं जेल के टेरिटरी मैनेजर साइमन के पास। साइमन उसे चेतावनी देता है कि ये जेल तुझे जरूर सुधार देगी। लेकिन तभी क्रेवन की नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है, एक शेर का कटा हुआ सिर जिसकी खाल से कालीन बना दी गई थी। ये देखकर क्रेवन का खून खौल उठता है। वो गुस्से में साइमन से कहता है, जानवरों का इस तरह शिकार करना तुम्हें शोभा नहीं देता, कहीं कोई शिकारी तुम्हारे पीछे न पड़ जाए। ये सुनकर साइमन भी तमतमा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, क्रेवन शेर के दांत को हथियार बनाकर उस पर हमला कर देता है और वहीं उसे मार गिराता है। इसके बाद वो गार्ड से बचते बचाते गोलियों की बौछार के बीच फुर्ती से जेल की दीवार लांघ जाता है। तभी उसका एक दोस्त छोटे हवाई जहाज से आकर उसे उठा लेता है और क्रेवन पुलिस की कैद से आजाद हो जाता है। यहीं बड़ा खुलासा होता है, क्रेवन असल में कैदी नहीं था, बल्कि जानबूझकर जेल में घुसा था सिर्फ साइमन को खत्म करने के लिए। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है 12 साल पहले की, जब क्रेवन और उसका छोटा भाई डिमिट्री स्कूल से लौट रहे होते हैं। उनके पिता निकोलाई उन्हें लेने आते हैं और लंदन से सीधा न्यूयॉर्क ले जाने लगते हैं। रास्ते में निकोलाई बताता है कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उनकी मानसिक हालत काफी समय से खराब थी। ये सुनकर क्रेवन गुस्से में कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस से ज्यादा फैमिली पर ध्यान देते तो ये सब ना होता। निकोलाई ठंडे लहजे में कहता है, मौत को कोई नहीं रोक सकता। यहीं हमें पता चलता है कि निकोलाई एक मशहूर शिकारी है और आज वह अपने बेटों को भी शिकार पर ले जा रहा है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कैलिप नाम की एक लड़की पर, जिसकी नानी टैरो कार्ड रीडर थी और कैलिप भी उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। कैलिप की नानी उसे एक पुराना बेहद कीमती नुस्खा देती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया था। इस नुस्खे में इतनी ताकत थी कि ये किसी भी गहरे जख्म को भर सकता था, यहाँ तक कि किसी की जान भी बचा सकता था। उधर हम देखते हैं निकोलाई को, जो अपने बेटों क्रेवन और डिमिट्री को लेकर जार शेर का शिकार करने आया है। लेकिन शेर न मिलने पर वो एक हिरण का शिकार कर देता है। रात को ये लोग जंगल में टेंट लगाकर रुकते हैं। डिमिट्री क्रेवन की मिमिक्री करके उसे हंसाने लगता है। असल में डिमिट्री के पास एक खास हुनर था, वो किसी की भी आवाज हूबहू निकाल सकता था। अगले दिन सुबह निकोलाई के पास अलेक्सी नाम का एक और शिकारी आता है। वो कहता है कि वो काफी समय से निकोलाई को जानता है और उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। लेकिन निकोलाई घमंडी लहजे में उसकी बुरी तरह बेइज्जती कर देता है और साफ मना कर देता है। ये सुनकर अलेक्सी गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर क्रेवन और डिमिट्री शिकार की तलाश में काफी दूर निकल आते हैं। तभी उनके सामने आ खड़ा होता है एक खतरनाक और ताकतवर जार शेर। क्रेवन डिमिट्री की जान बचाने के लिए खुद आगे आता है और शेर पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी शेर उस पर हमला कर देता है और उसके कंधे में गहरा जख्म कर देता है। गोली और शेर की दहाड़ की आवाज सुनकर निकोलाई अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है और शेर को मारने के लिए लगातार 2 से 3 फायर कर देता है, लेकिन शेर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो गुस्से में क्रेवन को जमीन पर गिरा देता है और उसकी घायल बॉडी को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगता है। यहीं पर कैलिप भी अपने माता पिता के साथ जंगल में जानवरों को देखने और शिकार करने आई हुई थी। जैसे ही वो क्रेवन को खून से लथपथ हालत में देखती है, तुरंत उसके पास पहुंचती है। उसे बचाने के लिए वो अपनी नानी का दिया हुआ खास नुस्खा पिला देती है। यहीं बड़ा खुलासा होता है, शेर के हमले के वक्त उसके खून की एक बूंद क्रेवन के शरीर में चली गई थी और अब इस नुस्खे के असर से क्रेवन को शेर जैसी ताकत और अद्भुत फुर्ती मिल जाती है। इसके बाद क्रेवन को अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी हालत देखकर डॉक्टर को लगता है कि शायद वो अब बच नहीं पाएगा, लेकिन कुछ ही देर में क्रेवन होश में आ जाता है और तेजी से ठीक होने लगता है। निकोलाई उसे अपने घर ले आता है और दीवार पर टंगे उसी शेर का सिर दिखाकर कहता है, तुम्हें पढ़ाई छोड़कर मेरे शिकार का बिजनेस संभालना चाहिए, क्योंकि अब ये तुम्हारा काम है। लेकिन क्रेवन के दिल में जानवरों को मारने की कोई चाह नहीं थी, इसलिए वो घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। एक रात सन्नाटे में अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलने लगता है, तो जैसे ही क्रेवन घर से निकलने लगता है, उसका छोटा भाई डिमिट्री सामने आ खड़ा होता है। वो रोते हुए कहता है, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं पूरी तरह अकेला हो जाऊंगा। मॉम हमें छोड़ चुकी हैं, फादर मुझसे ना प्यार करते हैं
और न ही इज्जत। तुम ही मेरे सबसे करीब हो। लेकिन क्रेवन अपने फैसले पर अडिग रहता है। वो डिमिट्री को समझाते हुए कहता है, अगर मैं यहीं रहा तो फादर मुझे भी शिकारी बना देंगे और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और एक पानी के जहाज पर सवार होकर रूस की ओर निकल पड़ता है। बीच सफर में अचानक कई बाइसन बैल उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन उनमें से एक बैल उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, मानो उसे बचा रहा हो। शायद उस बैल ने क्रेवन की आंखों में एक राजा देखा था, इसलिए उसने उसकी मदद की। क्रेवन वहां से सही सलामत निकलकर उस पुराने घर पहुंचता है, जहां उसकी मां उसे और डिमिट्री को लाकर खुशियां मनाती थीं। यहाँ की यादें उसके दिल में बसी थीं, इसलिए वो यहीं बसने का फैसला करता है। रात में भूख लगने पर वो शिकार करने निकलता है और यहीं हमें क्रेवन की असली ताकत दिखती है। वो भागने, दौड़ने और शिकार करने में बिल्कुल शेर की तरह बर्ताव कर रहा था। उसकी फुर्ती, ताकत और शिकार करने का अंदाज सब कुछ शेर जैसा था। ये सब हुआ उस शेर के खून और कैलिब के नुस्खे के असर से। तभी जंगल की खामोशी में उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। क्रेवन जल्दी से पेड़ की ऊंचाई पर चढ़कर देखता है कि कुछ बेरहम शिकारी बाइसन पर गोलियां बरसा रहे हैं। ये नजारा देखकर उसका खून खौल उठता है और वो उन्हें बचाने के लिए वहां कूद पड़ता है। लेकिन तब तक शिकारी कई बाइसन को मार चुके थे और उनके सींग भी काट लिए थे। क्रेवन गुस्से में उन दोनों से कहता है, यहां से निकल जाओ, मगर जाने की बजाय वो शिकारी उस पर हंसने लगते हैं। क्रेवन भी उन्हें सबक सिखाने में देर नहीं करता और दोनों को वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में। क्रेवन अब फिर उसी जंगल वाले घर में रहता है। यहाँ रहते रहते पूरे 12 साल बीत चुके हैं। अब जंगल और जंगली जानवर ही उसका असली परिवार बन गए हैं। लेकिन एक दिन उसे फिर से शिकारी की आवाज सुनाई देती है। जानवरों की रक्षा के लिए वो बिना देर किए निकल पड़ता है। वो देखता है कि कुछ लोग बाइसन के सींग काटकर गाड़ी में डाल रहे हैं। क्रेवन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगते हैं। मगर क्रेवन भी कहाँ रुकने वाला था। वो बिजली जैसी फुर्ती से उनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। क्रेवन गाड़ी तक पहुंचते ही एक एक कर सभी शिकारियों पर टूट पड़ता है। उसकी मारक ताकत और बेरहम अंदाज देखकर कोई बच नहीं पाता। कुछ ही मिनटों में वो सबको मौत की नींद सुला देता है और राहत की सांस लेता है। लेकिन चुपके से एक शिकारी वहां से भाग निकलता है और अपने ठिकाने पर पहुंचता है, जहां पहले से ही क्रेवन उसका इंतजार कर रहा था। क्रेवन उसे ताना मारते हुए कहता है, तेरे ग्रुप में तेरी कोई इज्जत नहीं है। तेरे बॉस ने तो तेरा नाम इस नोटबुक में भी नहीं लिखा। लेकिन तभी उसकी नजर किताब में उस शिकारी के नाम पर पड़ती है, जो इसे हंटर के तौर पर लिस्ट किया गया था। बस अगला पल और क्रेवन उसे भी खत्म कर देता है। अब क्रेवन का एक ही मकसद था, इन सभी हंटर्स को मिटाना, ताकि किसी भी जानवर का शिकार ना हो सके। इसी बीच कहानी फिर से कैलिब की तरफ जाती है। उसकी मां की उसी दिन मौत हो गई थी और वो गहरे सदमे में थी। तभी क्रेवन उससे मिलने आता है, उसे एक कार्ड और वही कांच की बोतल देता है और याद दिलाता है वो दिन जब कैलिब ने उसकी जान बचाई थी। क्रेवन को जिंदा देखकर कैलिब की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और यहीं उसे पता चलता है कि क्रेवन ने जंगली शिकारियों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है। वो शिकारी जो जानवरों को मारकर उनके नाखून, सींग और खाल बेचकर मोटा पैसा कमाते थे। जानवरों को बचाने की चाहत में लॉयर कैलिब भी क्रेवन के इस खतरनाक मिशन में शामिल हो जाती है। यानी अब क्रेवन और कैलिब दोनों मिलकर उन शिकारियों का शिकार करने वाले थे। इधर हमें कहानी का मेन विलन एलेक्सी दिखाया जाता है। उसके आदमी उसे बताते हैं कि क्रेवन नाम का एक शख्स उनके जैसे शिकारियों को एक एक करके मार रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो पूरी गैंग को खत्म कर देगा। ये सुनकर एलेक्सी एक पुरानी गैंग के पास जाता है और कहता है, क्रेवन ने तुम्हारे बॉस को मार दिया है। अब मैं तुम्हारा बिजनेस संभालना चाहता हूँ। लेकिन उसकी बात हर किसी को पसंद नहीं आती। कुछ लोग उसके पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि कुछ साफ मना कर देते हैं। जो लोग ना कहते हैं, एलेक्सी उनके लिए अपना असली रूप दिखाता है। असल में उसके शरीर में कुछ बायोकेमिकल ट्यूब्स लगी होती हैं, जो उसे इंसान के रूप में रखती हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्यूब्स निकालता है, वो एक विशालकाय राइनो में बदल जाता है। उसका ये डरावना रूप देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और आखिरकार सब उसकी डील मान लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डिमिट्री पर। उसके बर्थडे की पार्टी चल रही होती है और वो गाना भी गा रहा होता है। लेकिन तभी कुछ गुंडे वहां धावा बोल देते हैं। डिमिट्री उनसे भिड़ने की बजाय सीधा एक टेबल के नीचे छिप जाता है। ये देखकर निकोलाई डिमिट्री पर भड़क जाता है और कहता है, अगर तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो मेरी क्या करोगे? इस बार भी डिमिट्री अपने पिता की नजरों में गिर जाता है। उधर कहानी कट होती है उसी रूसी जेल पर जहां क्रेवन ने साइमन को मारा था। वहीं एक नया गुंडा आता है जिसके पास हिप्नोटाइज करने की ताकत होती है। वो किसी को भी अपनी नजरों से रोककर खत्म कर सकता था और उसका असली मिशन था क्रेवन को मारना। इसी बीच क्रेवन जंगल से न्यूयॉर्क आता है,
सिर्फ अपने भाई डिमिट्री को बर्थडे विश करने। डिमिट्री उसे देखकर बहुत खुश होता है और दोनों भाई ढेर सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद निकोलाई भी वहां आता है और क्रेवन से कहता है, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, इसे तुम्हें ही संभालना चाहिए, मेरे साथ शामिल हो जाओ। लेकिन क्रेवन साफ मना कर देता है। फिर भी तीनों साथ बैठकर पार्टी करते हैं, हंसते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। डिमिट्री शराब कुछ ज्यादा ही पी लेता है, इसलिए क्रेवन उसे उसके कमरे तक छोड़ आता है। मगर अगली सुबह जब क्रेवन डिमिट्री से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि कुछ गुंडे उसे किडनैप कर ले गए हैं। बिना वक्त गंवाए क्रेवन उनकी गाड़ी का पीछा करता है और यहीं हमें क्रेवन की असली शेर जैसी ताकत का नजारा देखने को मिलता है। क्रेवन शेर जैसी रफ्तार से गगनचुंबी इमारतों पर छलांग लगाते हुए अपने शिकार के पीछे भागता है। बस गाड़ी तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी किडनैपर्स हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर वहां से निकल जाते हैं। भाई को बचाने के लिए क्रेवन सीधा कैलिप्सो के पास जाता है और उसे बताता है जिसने डिमिट्री को अगवा किया वो टर्किश सिगरेट पी रहा था, यानी वो तुर्क है। ये सुनकर कैलिप्सो भी मदद के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद क्रेवन अपने पिता निकोलाई के पास जाता है और बताता है, डिमिट्री को छोड़ने के लिए 20 मिलियन मांगे हैं, आप पैसे दे दीजिए। लेकिन निकोलाई सख्ती से मना कर देता है। उसका मानना था कि अगर उसने फिरौती दे दी तो दुश्मन उसे कमजोर समझेंगे और वह कभी यह नहीं चाहता था। यहाँ तक कि किडनैपर्स ने उसे डराने के लिए डिमिट्री की एक उंगली काटकर भेज दी, लेकिन फिर भी निकोलाई का दिल नहीं पसीजता। गुस्से में क्रेवन वहां से निकल जाता है और कैलिप्सो के साथ उस शख्स के पास पहुंचता है जिसे उस टर्किश आदमी की लोकेशन पता थी। बिना वक्त गंवाए क्रेवन वहां पहुंचकर एक एक कर कई गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार उसके हाथ वह टर्किश बंदा लग ही जाता है। टर्किश आदमी से लोकेशन मिलने के बाद क्रेवन पूछता है, मेरा भाई कहाँ है? वो बताता है, डिमिट्री अलेक्सी के पास है, अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो वो उसे मार देगा। दूसरी तरफ अलेक्सी डिमिट्री के साथ अजीब तरह की नरमी से पेश आता है। वो कहता है, मुझे पता है तुम्हारे फादर तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वैसे भी मैं तुम्हारे फादर और भाई दोनों को मारने वाला हूँ। इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिसकी तुम्हें बचपन से तमन्ना रही है। पावर का नाम सुनकर डिमिट्री का गुस्सा ठंडा हो जाता है। इधर क्रेवन भी अलेक्सी से आखिरी मुकाबले की तैयारी में जुट जाता है। कैलिप्सो उसके साथ उसके घर आती है और एक बटन दबाते ही उनके सामने क्रेवन के बनाए हुए अजीब और खतरनाक हथियारों का पूरा जगीरा खुल जाता है। कैलिप्सो इन्हें देखकर दंग रह जाती है और एक धनुष उठाकर कहती है, इसे तो मैं भी आसानी से चला सकती हूँ। क्रेवन हंसकर मजाक में कहता है, जंग के वक्त तुम बस साइड में रहना, इनका मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उधर डिमिट्री अलेक्सी के कहने पर क्रेवन की सीक्रेट लोकेशन उसे बता देता है। अलेक्सी डिमिट्री से मिली लोकेशन के बाद अपने आदमियों के साथ क्रेवन को खत्म करने निकल पड़ता है। कुछ ही देर में ये लोग क्रेवन पर हमला कर देते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और क्रेवन अकेला, लेकिन जंगल उसका घर था और वहां के जानवर उसके साथी। जब क्रेवन अपने दुश्मनों से भिड़ रहा होता है, कुछ जंगली जानवर भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और दुश्मनों को खदेड़ देते हैं। लेकिन तभी सामने आता है क्रिस्टोफर, जिसके पास हिप्नोटाइज करने की पावर थी। वो क्रेवन पर भारी पड़ने लगता है और उसे बुरी तरह मार देता है। क्रेवन की जान लगभग निकल ही जाती है, लेकिन उसी पल कैलिप्सो पहुंचती है और एक तीर सीधा क्रिस्टोफर के सिर में उतार देती है। इधर एलेक्सी को अभी भी लगता है कि उसके लोग क्रेवन को मार चुके हैं और वो इसी सोच में जश्न मनाने लगता है। मगर उसकी खुशी चंद पलों में डर में बदल जाती है, क्योंकि बायंस भैंसों का एक झुंड उसकी गाड़ियों की तरफ तेजी से भागता हुआ आता है और जोरदार टक्कर मारकर गाड़ियों को तहस नहस कर देता है। लेकिन भैंसों की टक्कर लगने से पहले ही एलेक्सी अपनी ट्यूब्स खोलकर एक खतरनाक राइनो यानी गेंडे में बदल जाता है। इसी दौरान क्रेवन भी वहां पहुंच जाता है और शुरू होती है असली जंग। क्रेवन अपने सारे हथियार और पावर आजमाता है, लेकिन एलेक्सी की मोटी चमड़ी और गेंडे जैसी ताकत के सामने सब बेअसर साबित होते हैं। फिर भी क्रेवन पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो लगातार एलेक्सी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्सी भी जिद पर अड्डा था। लड़ाई में क्रेवन थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है और इसी का फायदा उठाकर अलेक्सी पूरी की पूरी बस उठाकर उस पर फेंक देता है। मगर शेर जैसी फुर्ती वाला क्रेवन झट से नीचे से निकल जाता है और एलेक्सी के पेट में एक लोहे की रोड घुसा देता है, ठीक उसी जगह जहां अलेक्सी अपनी ट्यूब्स लगाता था। इस वार से उसकी ताकत काफी हद तक कम हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह निढाल नहीं होता। आखिरकार क्रेवन अपने साथियों भैंसों को फिर से बुलाता है। भैंसे आकर अलेक्सी को इतनी जोरदार टक्कर मारते हैं कि वो बुरी तरह घायल हो जाता है और फिर मिलकर उसकी हड्डियों का चूरा बना देते हैं। मरते वक्त अलेक्सी क्रेवन से कहता है, तुम्हें नहीं पता इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। तभी कैमरा घूमता है और हम देखते हैं डिमिट्री हाथ में गन लिए खड़ा। वो अलेक्सी को गोली मारने ही वाला होता है
लेकिन क्रेवन उसे रोक देता है। उसे लगता है कि अलेक्सी वैसे भी कुछ देर में दम तोड़ देगा। इसके बाद क्रेवन अपने आखिरी शिकार के पास जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता निकोलाई होता है। क्रेवन कहता है, मैंने सभी बर्थडे शिकारियों को उनकी सजा दे दी, बस अब आप बचे हैं। मैं चाहता तो आपको पहले ही मार देता, लेकिन पिता होने की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। निकोलाई ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं मरते दम तक शिकार नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। क्रेवन अपने हाथों पिता की जान नहीं लेना चाहता, इसलिए वह एक भालू को छोड़ देता है, जो निकोलाई को बेरहमी से मार देता है। 1 साल बाद जंगल में शिकार का खेल खत्म हो चुका है, जानवर सुरक्षित हैं। डिमिट्री की बर्थडे पार्टी में क्रेवन भी आता है। बातों बातों में डिमिट्री कहता है, हमारे फादर ने जो काम शुरू किया था, अब मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। ये सुनकर क्रेवन हैरान रह जाता है और उसे इस गंदे खेल से दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन डिमिट्री क्रेवन का रूप लेकर ठंडे अंदाज में कहता है, मेरे रास्ते में मत आना। असल में यह रूप बदलने की ताकत डिमिट्री को अलेक्सी ने दी थी। डिमिट्री के पास पहले से आवाज बदलने की कला थी और अब किसी का भी रूप लेने की शक्ति भी मिल चुकी थी। अलेक्सी खुद पावर का भूखा था, इसी वजह से उसने खुद को गेंडे का रूप दिया था। अब डिमिट्री अपने पिता का धंधा संभालने को तैयार है, यानी क्रेवन का नया दुश्मन जन्म ले चुका है। निकोलाई ने मरने से पहले क्रेवन के लिए एक जैकेट और एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिसमें लिखा था, शिकारी कभी शिकार करना नहीं भूलता, तुम जानते हो तुम्हें किसका शिकार करना है। और क्रेवन समझ जाता है उसका अगला शिकार डिमिट्री है, वो तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये धमाकेदार मूवी? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।